नमस्कार साथियों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने चैनल SRG अकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि पिछले काफ़ी दिनों से संविधान की जो सीरीज लेकर चल रहे हैं, उसमें संविधान में काफ़ी कुछ पढ़ाने के बाद हम लोग एक संविधान के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मौलिक अधिकार की तरफ रुख कर चुके हैं। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने आपको बता दिया था मौलिक अधिकार कितने हैं और कहाँ से लिए गए हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 12 और 13 का मतलब ये था कि उसमें अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया था और अनुच्छेद 13 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 13 का मतलब होता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां सुप्रीम कोर्ट आपको उसको शून्य घोषित कर देगा, न्यून घोषित कर देगा। इसके अलावा पहला मौलिक अधिकार आता है अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। अतः मेरे समझ में आना चाहिए कि अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 14 का मतलब विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समान समता की अगर हम बात करें तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया और विधि के समान संरक्षण जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद हम अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 15 का मतलब होता है कि जाति, धर्म, निवास, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें भी हमारी सरकार ने कुछ प्रावधान किए, कुछ अपवाद किए हैं जो कि आरक्षण के रूप में जाने जाते हैं। जैसे उसी अनुच्छेद 15 के थर्ड पार्ट में महिला, पुरुष और आदिवासी दलित के लिए जो विशेष कानून की व्यवस्था की गई है। इसके बाद मैंने आपको जो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की लेकर बात बताई थी, जिसमें आपको पता 95वें संविधान संशोधन 2005 में अनुच्छेद 15 का 5वां पार्ट जोड़ा गया था और उसमें सभी शिक्षण संस्थानों में 27% ओबीसी के आरक्षण की बात कही गई। इसके बाद मैंने आपको 103वां संविधान संशोधन भी पढ़ाया था जिसमें EWS यानी 10% आरक्षण की बात कही गई थी। फिर मैंने आपको अनुच्छेद 16 पढ़ाया था लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता का मतलब ये होता है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं उन नौकरियों में जो नियोजन होगा यानी सरकारी नौकरियां, उनको वह किसी प्रकार का कोई जाति या निवास, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी में मैंने आपको पिछड़ा वर्ग आयोग पढ़ाया था, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट सन 1990 में लागू होते हैं। इस पर काफ़ी विरोध होने के बावजूद भी यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री VP सिंह को इस्तीफा भी देना पड़ जाता है और इसी के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो 10% आरक्षण जो सवर्णों का है उसकी नींव वहीं पड़ गई थी। इसके बाद अनुच्छेद 17 और 18 पढ़ाया था, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों के अंत के बारे में पढ़ाया था। अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करें तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी जो कि वर्तमान में 6 प्रकार की हैं, जिसमें आपको पता है कि सबसे वाक्य एवं अभिव्यक्ति आज़ादी है, संगठन या संघ बनाने की आज़ादी है, इसके अलावा जो है अबाध रूप से संचरण करने की आज़ादी है, कहीं भी रहने की आबादी है, व्यापार और आजीविका की आज़ादी है। तो कुल मिलाकर हमें अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की आज़ादी का वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 की। सुनिए, अनुच्छेद 20 अगर हम इसकी बात करें, दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण, इसका मतलब ही हुआ साथियों, आज एक बात बड़ी अच्छे से सुन लो क्योंकि राजनीतिक मौसम है। अगर आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से दोष लगा दे, दोष का मतलब हो गया आपके ऊपर धारा। क्योंकि हम देखते हैं कि राजनीतिक यानी आपसी रंजिश, राजनीति के चक्कर में बहुत सारे लोग बहुत सारी धाराओं में संलिप्त कर दिए जाते हैं और वो बेचारे ये जान नहीं पाते, बड़ा इस बात को लेकर संकट में रहते हैं कि हमारे ऊपर धाराएं लग गई हैं। तो बेटा आज मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 20 ये कहता है अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपने मुकदमा लगा दिया है तो उस व्यक्ति को अपना मुकदमा बचाने के पूरा अधिकार है और अपना वकील खड़ा करेगा और अपने ऊपर जो उसके मुकदमा लगे हैं उससे स्वयं दोष सिद्ध यानी अपने ऊपर जो दोष लगाया गया है उस पर संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अतः सरकार किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से आरोपी नहीं बना सकती है। इतनी बात मेरी समझ में आई। यानी आप सुनिए, अगर दरोगा साहब ने मेरे ऊपर आपके ऊपर कोई धारा में मुकदमा दर्ज किया जाए तो डरने की बात नहीं है। आपको मौलिक अधिकार मिला है दोष सिद्ध से संरक्षण। अतः आपको किसी भी प्रकार का दोष लगाया गया है तो उससे संरक्षण प्राप्त करने का आपका मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। अब इसमें दोष सिद्ध से संरक्षण अगर हम इसकी बात करें तो इसमें टोटल होते हैं 3 भाग। इसमें भाग की अगर हम बात करें तो इसमें 3 भाग होते हैं। एक जिसमें होता है, अगर हम पहले भाग की अगर हम बात करें, जिसमें अगर हम पहला भाग की बात करें
तो पहला भाग इसका होता है, इसको हम कह सकते हैं कोई पूर्व पद, कोई पूर्व पद प्रभावी नहीं, कोई पूर्व पद प्रभावी नहीं। दूसरा जो पार्ट होगा, दोहरी क्षति से संरक्षण, दोहरी क्षति से संरक्षण। और तीसरा भाग होता है आत्म अभिशंसन या स्व अभिशंसन नहीं, स्व अभिशंसन। बेटा इनको कायदे में समझिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में आए ना आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप इनको नहीं सीख पाए तो ये याद रखना कि आप फिर जो है कहीं ना कहीं बिखर जाओगे। कोई पूर्व पद प्रभावी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ सुनिए। संविधान बनने से पहले, जैसे मान लीजिए आज के समय में, वर्तमान समय में अगर कोई मान लीजिए हम अपराध कर रहे हैं, और अपराध किस टाइप से कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैं प्राइवेट कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, प्राइवेट, और इस समय प्राइवेट कोचिंग पढ़ाना अपराध नहीं है, इस समय कोचिंग पढ़ाना अपराध नहीं है। या ऐसा कोई काम मैंने किया, ऐसा कोई काम कर लिया, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी मर्जी से अपनी शादी कर ली, अब वो इस समय अपराध तो नहीं है, 18 साल उम्र है, आप कर सकते हो, और इस समय वो अपराध नहीं है, क्राइम नहीं है, लेकिन 10 साल बाद इसे अपराध में घोषित कर दिया जाए, कोचिंग पढ़ाना अपराध घोषित कर दिया जाए, लेकिन जिस समय मैंने ये घटना की थी उस समय ये अपराध नहीं था। जैसे अगर हम एडल्ट्री की बात करें, एडल्ट्री का मतलब हो गया कि जैसे अगर लड़का लड़के से शादी करना, लड़के लड़की शादी करना, पहले ये अपराध की श्रेणी में आता था, अब ये हट गया। अब कुल मिला के अब इस समय अपराध नहीं है और मैंने ये सब कर लिया है, अब आने वाले समय में 10 साल में ये अपराध घोषित हो जाए, तो जिस समय मैंने अपराध किया था उस समय ये अपराध नहीं था, तो अतः मुझसे इसकी सजा भी नहीं दी जाएगी। यह अनुच्छेद 20 का फर्स्ट पार्ट कहता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप कहोगे जी सर मेरे बिल्कुल समझ में आई। यानी अपराध केवल हमें उसी बात के लिए सजा दी जाएगी जो कि जिस समय मैंने जो अपराध किया है, क्राइम किया, उस समय अगर वो दंडयुक्त है तो फिर हमें सजा मिलेगी। अगर उस समय अगर वो दंडयुक्त नहीं है, आने वाले 10 साल बाद उस पर सजा बनती है, तो हमने जिस समय किया उस समय तो सजा नहीं थी, तो उस लिए हमें उस पर कोई सजा नहीं मिलेगी। मैंने 2 बार इस बात को दोहरा दिया, अब आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो उस समय मतलब कार्य करते समय जो उस समय अपराध श्रेणी में हो, अपराध की श्रेणी में हो। इस चीज को आपको याद रखना होगा। यानी कुल मिला के किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा, यानी जब हम अपराध कर रहे हैं उस समय अगर वो क्राइम नहीं है तो भैया याद रखना कि वो दोषी नहीं माना जाएगा। अब आते हैं दोहरी क्षति से संरक्षण, यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं इसको पीले कलर से लिखता हूं, सुनिए। जैसे अब कोई व्यक्ति है, उसे मान लीजिए मर्डर कर दिया है, अब मर्डर करने की सजा वो भुगत चुका है, हालांकि मर्डर का होता है 302 का केस, उसमें उम्र कैद हो जाती है,
और उम्र कैद का मामला अलग रहता है, क्योंकि उम्र कैद अगर आपको हुई है तो जैसे कुछ लोगों का कहना रहता है कि उम्र कैद, अच्छा बड़ी समस्या होती है कि सरकार एक बार बोलती है उम्र कैद, एक बोलती है आजीवन कारावास। अगर देखा जाए तो दोनों एक ही होती है, उम्र कैद और आजीवन कारावास। इन दोनों का अर्थ ही होता है कि जब तक आपकी सांसें तब तक आपको जेल में रखना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सरकार का ये मानना रहता है 40 साल इसलिए कह दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 30 साल में सजा हुई है, 35 साल में सजा हुई है और 40 साल वो जेल में रखेगा, तो 40 साल का मतलब हो गया 72 साल। यानी सरकार ये, भाई जेल रखने का कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपराधी हो और अगर आप जेल से बाहर रहोगे तो आप फिर अपराध करोगे। तो अब आपकी उम्र जब 65-70 साल हो जाती है तो सरकार ये मानती है कि अब इसको, यार जज, ये न्यायपालिका इस बात को मानती है कि इनको जमानत दे दी जाए, फिर उनको बेल मिल जाती है, क्योंकि अब वो अपराध के काबिल नहीं बचे होते, बड़ा बुजुर्ग हो चुके होते हैं और जिनसे खतरा रहता है वो बुजुर्ग भी होते हैं, फिर भी जेल में रहते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा, रणनीति फिर भी बना देगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब मान लीजिए हमें किसी सजा में, मान लीजिए अब मतलब जो है दोहरी क्षति से संरक्षण, यानी 302 तो नहीं कह सकते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर आपने चोरी की है। अब चोरी की सजा मान लीजिए 2-3 साल, 4 साल, 5 साल है, आपकी जो भी है, जैसी भी चोरी की धाराएं वो तय करती हैं। अब उस चोरी में क्या हुआ, आपको 5 साल, आप 5 साल सजा काट चुके हो। अब आपने जिसके यहाँ चोरी की है उसने फिर अपील कर दी कि भैया इसने चोरी की थी, वो जेल के बाहर घूम रहा है, तो अब जज साहब आपको उसके लिए दोबारा सजा नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक बार अगर एक ही केस में आपको सजा पड़ चुकी है और आप उसको काट के जेल से, तो आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकारी निगाह में मुक्त हो चुके हो। आपने जो क्राइम किया है उससे आप मुक्त हो चुके हो, उसकी आप सजा भुगत चुके हो। यानी मैं कह सकता हूं एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार, एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। दंडित नहीं किया जाएगा। यानी अगर हमने कोई क्राइम किया है और हमने एक बार अगर हमें उसकी सजा मिल चुकी है तो अब सजा नहीं मिलेगी उस अपराध की। अगर हाँ वैसे अपराध, अब ये मत समझना कि सर जी वैसे अपराध अगर हम दोबारा कर दें तो फिर दोबारा सजा होगी, तिबारा करोगे तिबारा होगी, लेकिन वही अपराध जिसकी सजा आप भुगत चुके हो वो आपको अब दोबारा नहीं होगी। इससे आप टेंशन फ्री रहिए। तो यानी किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अब स्व अभिशंसन सुनिए, तो आपको इसमें एक कहानी से समझाऊंगा, सुनो। तो एक बार एक खरगोश जो है, एक खरगोश जंगल में खो गया, और जब खरगोश जंगल में खो गया तो उसको जो है अमेरिका की पुलिस थी, इंडिया की पुलिस थी, जापान की पुलिस थी, 3 देशों की पुलिसों ने ये था कि कौन कितनी जल्दी ढूंढ देगा, तो सबसे पहले अमेरिका की पुलिस गई। अब अमेरिका की पुलिस गई, उसने आधा 1 घंटे में ढूंढ लिया और वापस आ गया कि भैया खरगोश है। जापान की पुलिस जाती है तो जापान की पुलिस वो भी अपना 1.5 घंटे 2 घंटे में ढूंढ के वापस आती है। अब इंडिया की पुलिस फिर छोड़ा गया, इंडिया पुलिस वाले, तो इंडिया की पुलिस गई, अब वो ढूंढ तो नहीं पाई, तो उन्होंने क्या किया, खरगोश नहीं मिला लेकिन उसके ही बराबर एक दूसरा जानवर को पेड़ में लटकाए थे, और दिल लाट के बोल मैं खरगोश हूं, बोल मैं खरगोश हूं। ठीक है, और ये बात जो है हमारे जो संविधान निर्माता थे वो लोग जानते थे कि इंडिया की पुलिस है, ये मार मार कर बुलाएगी, तो इसीलिए उन्होंने एक लाइन लिख दी है कि स्व अभिशंसन नहीं, यानी आप अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो, ये आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप अपने ही खिलाफ गवाही दो। तो इससे एक चीज़ और सिद्ध होती है, जैसे मान लीजिए आपको किसी क्राइम में मान लीजिए आपकी नौकरी लगेगी तो लोग जलेंगे, भाई देखिए आपकी नौकरी लगेगी, फिर आप डीजे बजाओगे, दावत करोगे, भंडारा करोगे, ठीक है, नाचोगे, तो पड़ोसियों को तो जलना है। और एक बात बताएं, मज़ा भी तभी आता है ज़िंदगी का जब आप नौकरी लगी हो, फिर पड़ोसियों को दावत दो, जो ये कहते थे कि मतलब अरे जाते हैं ऐसे, सुना होगा आपने भी अपने लिए, ऐसे जाने कितने, खासकर अगर हम अपनी जो बेटियां हैं उनके लिए अगर बात करें तो बड़ा कह रहा है ऐसे तो जाने कितने पढ़ते रहते हैं, सबकी नौकरी थोड़ी लग जाती है। और जब आपकी एक बार नौकरी लग जाना फिर उनको दावत जरूर देना, अपने चाहने वालों को दावत चाहे भले भूल जाना, उनको जरूर देना, बुलाना, उनको 10 बार पूछना है। ठीक है, फिर ये चाहने वाले होते, फिर मान लीजिए बाई चांस इन्होंने आपके खिलाफ कोई मुकदमा कर दिया, FIR कर दी, आपको थाने में जाना होगा। अगर दरोगा कहे तुमने अपराध किया, बोलो हाँ किया मैंने। आप ही ने मर्डर किया, मैंने किया, क्योंकि जो कुछ भी आप थाने में बोलोगे वो कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। जज साहब पूछेंगे आपने ये कहा था, तो साहब बहुत मार रहे थे इसीलिए कह दिया था, हमने ये सब कुछ नहीं किया है, लेकिन क्या करें, तो जज कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि
थाने में अगर आपको मार बचानी तुरंत बोलो हाँ, क्योंकि वो मान्य ही नहीं होता है। कोर्ट में ये सब कुछ नहीं मान्य होता है। कोर्ट में वही मान्य होता है जो उनका वकील खड़ा होगा, वकील जिस आधार पर अपना जो सबूत देगा, जो प्रमाण देगा और जो सारे इकट्ठे होंगे। क्योंकि और अगर आपने कोर्ट में मंजूर कर लिया तो वो अलग की बात है। तो सुनिए, यानी खुद के खिलाफ यानी विरोध में, खुद के खिलाफ गवाही या सबूत देने को मजबूर नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। यानी आप अगर टेंशन फ्री होकर अगर आप कह दें ठीक है, यानी आपको अपने खिलाफ कोई सबूत, ये जिम्मेदारी होती है दरोगा की। इसीलिए अभी हम अनुच्छेद 22 पढ़ाएंगे, उसमें आपको फिर बताएंगे। लेकिन फिर भी आपको बता दें दरोगा क्या करता है। जैसे आपको ले गया, जब आपको लेकर दरोगा साहब जब निकटतम मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वहाँ पे पूरा सिग्नेचर, देखिए जब तक आप थाने में हैं तब तक आप पुलिस के अधीन हैं। जैसे थाने से जेल में गए वैसे आप जज के अधीन हो जाते हैं, क्योंकि जेल होती है, जेलें होती है जज के अधीन और थाना होता है पुलिस के अधीन। ठीक है, तो जैसे ही आप जेल में गए आप जज के अधीन आ गए, जज के अधीन आप सुरक्षित हैं, फिर आपके कोई टेंशन फ्री, आराम टेंशन फ्री रहिए। अब जैसे जज के पास पहुंचे हो, जज सारी बातें जानता है, थाने वालों की, पुलिस वालों की, इंस्पेक्टर की, पुलिस विभाग की, कि तुम कितने दूध के दिले हो, वो सब जानता है। अब जज साहब जो है क्या करते हैं कि मतलब जैसे देखा, जज साहब क्या करेंगे, जेल भेज देंगे। अब फिर पुलिस वाले जाएंगे कि मतलब जैसे मान लीजिए हमने एफआईआर कराई है और हमें लग रहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर कराई उसकी मार भी होनी चाहिए थाने में, तो पुलिस वाले जाएंगे, जज साहब आपको मैंने जिस व्यक्ति को दिया है ना, मुझे सबूत इकट्ठे करने हैं और उस सबूत को इकट्ठे करने में बड़ी समस्या हो रही है। अगर आप हमें उस व्यक्ति को दे दीजिए तो उस समस्या को हम और जल्दी से सबूत और जल्दी इकट्ठे कर दें। तो जज साहब कहेंगे अच्छा है, ऐसा है, बोले हाँ। तो जज साहब क्या करते हैं, उसे भेज देते हैं। अब वो होता है रिमांड। जब पुलिस वाले जज को देते हैं, जज आरोपी को बुलाता है, उसे कहते हैं डिमांड, और जब पुलिस वाले उल्टा लेकर आते हैं उसे वो कहते हैं रिमांड। ठीक है, और रिमांड में जैसे ही लेकर आते हैं तो पुलिस वाले थाने में पहले दिन से शुरू कर देते हैं, क्योंकि पूरा मेडिकल सब होके आता है वहाँ पे थाने क्या नाम वहाँ से क्या नाम कोर्ट से, और जब वापस जाता है फिर मेडिकल होता है। सारी रिपोर्ट में अगर गड़बड़ हुई ना तो इंस्पेक्टर गया, तो इसीलिए वो पहले ठोक ठाक के तैयार कर लेते हैं। 11 दिन की रिमांड है तो 3-4 दिन में पहले करके आराम से फिर आपको सुरक्षित रखेंगे, वैसे पहुँचा देंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि कोई भी पूर्व पद का मतलब हो गया कि अगर जिस समय हमने अपराध किया उस समय अगर वो अपराध नहीं है, जो काम आपराधिक श्रेणी में नहीं आता, उसके लिए हमें सजा नहीं मिलेगी। दोहरी सतीजा संरक्षण का मतलब होगा कि अगर हमें एक अपराध के लिए एक बार सजा मिल चुकी तो उसके लिए नहीं मिलेगी, और अपने ही खिलाफ हमें गवाही देने के लिए मंजूर नहीं मिलेगा। अतः दोष सिद्ध से संरक्षण अनुच्छेद 20 मेरे भाई आप लोग सीख गए होंगे। अब हम बात करेंगे सीधा अनुच्छेद 21 पे। सुनो अनुच्छेद 21 और लिखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए इसका मतलब ये हुआ, प्राण का मतलब जानते हो हमारी सांस, हमारी जान। दैहिक मतलब मेरी देह, इसकी स्वतंत्रता है। सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार। कोई अगर हमें गाली गलौज करके चला जाए, हमारे ऊपर उल्टा सीधा बोल के चला जाए, किस अनुच्छेद का हनन हो रहा है? 21 का, स्वतंत्रता का नहीं। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत सारे मेरे साथी हैं वो अनुच्छेद 21 की बात जो है वो अनुच्छेद 19 टिक कर देते हैं, और एग्जामिनर भी ऐसा है कि वो अनुच्छेद 21 की जगह पे एक ऑप्शन जरूर दे देता है अनुच्छेद 19। तो स्वतंत्रता मतलब तो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो इसका मतलब हो गया कि हमें सम्मानित यानी सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, यानी कोई भी हमारे जीवन पर ठेस नहीं पहुंचा सकता है। गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, हमें जिंदा रहने का अधिकार है, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है, आराम से घूमने का भी अधिकार है, हालांकि अनुच्छेद 19 में भी है। ठीक है, इसके अलावा और अगर हम बात करें तो
जैसे स्वच्छ वातावरण, जीवन जीने का अधिकार। अच्छा, अनुच्छेद 21 से एक बात और आपको बता दें कि आप लोग ये सोचते होंगे सर जी ये पुलिस वाले जो है काहे परेशान रहते हैं, हेलमेट नहीं है, बेल्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। बेटा सुनो, चूंकि अनुच्छेद 21 जो है वो कहता है प्राण एवं देह स्वतंत्रता कि बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के, विधि मतलब जानते हो कानून, यानी बिना किसी विधि द्वारा, नहीं, जब तक इस बात का कानून नहीं कहेगा तब तक आपके प्राण, आपकी जान को कोई ले नहीं सकता है। आपको जिंदा रहने का पूरा अधिकार है। और आप अगर एक्सीडेंट से मारे जा रहे हो, असमय मृत्यु अगर आपकी हो रही है, तो ये आपके मौलिक अधिकार का हनन है अनुच्छेद 21 के तहत। ये बात आप जानते हो, क्योंकि अनुच्छेद 21 में मुझे जिंदा रहने का अधिकार है और एक्सीडेंट से, इसका मतलब है कि आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अब इस मौलिक अधिकार को बच्चों की मेरा फंडामेंटल राइट है, इसीलिए सरकार ने कानून बना दिया कि आप जब रोड पे चलोगे तो आपके सर पे क्या होना चाहिए, हेलमेट। क्योंकि अगर आपका सर बच गया और हार्ट बच गया तो आप ये मान लीजिए आप मरोगे नहीं, फिर आप मरोगे नहीं। और इसीलिए सरकार जो है हेलमेट को अनिवार्य कर देती है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 21 आपका मौलिक अधिकार है, तो जिंदा रहने का अधिकार। और अगर मान लीजिए अब आप कहोगे सर जी मुझे तो फांसी होने वाली है, और आप कहते थे कि जिंदा रहने का अधिकार, हमें कोई फांसी भी नहीं दे सकता है, तो सुनिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अगर विधि ने, अगर आपने मान लीजिए कोई ऐसा केस कर दिया है जिसमें आपके लिए फांसी जरूरी है, तो फिर आपको फांसी पे भी लटकाया जाएगा। क्योंकि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसमें आपको किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के में से ही आपको प्राण एवं देह स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा पर्यावरण, स्वच्छ वातावरण में आपको जीने का अधिकार है। जैसे आपको पता है गोपालवाल बनाम भारत संघ 1950 में भी फैसला सुनाया गया था। इसके अलावा मेनका गांधी का जो केस, वो भी इसी से संबंधित है। मेनका गांधी आप लोग समझते होंगे कि जो राहुल गांधी के परिवार की, शायद उनकी चाची ही हैं, तो वो 1978 में जब विदेश गई थी, उनका पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिया गया था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। सुप्रीम कोर्ट में गोपाल के मामले को पलट के कहा था कि आप विदेश जाने बिना किसी विधि द्वारा स्थापित, यानी कोई क्रिमिनल तो है नहीं, कोई इस प्रकार से कोई पैसा तो मार के बैठे नहीं है, या मतलब जो दिवालिया तो है नहीं, तो आप किसी का पासपोर्ट नहीं जब्त कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के पर्यावरण, और इसके अलावा, और इसमें देखिए क्या क्या होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, मानवीय प्रतिष्ठा के अलावा अगर हम कह सकते हैं जीवन रक्षा का अधिकार। जीवन रक्षा, देखिए ये सबसे बड़ा बात है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये लग रहा है कि सर जी किसी को गोली चलाना, अब मेरा किसी के ऊपर हम गोली चला सकते हैं, तो सुनिए, अगर हम किसी के ऊपर गोली नहीं चला सकते थे तो सरकार फिर लाइसेंस क्यों देती है? सरकार ही लाइसेंस देती है, रिवॉल्वर की लाइसेंस देती है, राइफल की लाइसेंस देती है, और बहुत से लोग लाइसेंसदारी अपने हथियार रखते हैं, क्योंकि संविधान ने अनुच्छेद 21 में हमें जीवन जीने का अधिकार दिया है। और इस जीवन जीने के अधिकार का मतलब हो गया कि अगर हमारी जान मान को कहीं पर क्षति है, किसी ने अगर हमारे ऊपर गोली चलाई, हमें ऐसा लग रहा है कि अब हमारी जान जा सकती है, हमें गुंडों ने घेर रखा है, तो उस सिचुएशन में हम अपने हथियार प्रयोग कर सकते हैं और दूसरे वाले को हम मार सकते हैं। हालांकि जान से पहले नियम होता है कि आप किसी भी तरह उसे अपाहिज बनाइए। जैसे मान लीजिए अगर आपको सामने से कोई गोली चला रहा है तो आप उसे अपाहिज बना सकते हो, जिस हाथ से उसको एकदम से जान से नहीं, लेकिन फिर गलती से अगर कुछ होता है तो आपको पता है आईपीसी में धारा भी होती है, शायद धारा 195 समथिंग इसी टाइप से, या 295 कुछ होती है, उसमें भी होती है कि अगर, हालांकि केस चलेगा आपके ऊपर, लेकिन फिर वो आप बता दोगे कि सेल्फ डिफेंस में मारा था, जिस पे हम कहते हैं एनकाउंटर। पुलिस जो एनकाउंटर करती है वो इसी के तहत कर देती है कि इन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाने का प्रयास किया, मैंने अपनी आत्मसुरक्षा में हथियार चलाया, उसमें इनकी जान चली गई। ठीक है, तो आत्मरक्षा का भी अधिकार होता है। ठीक है, आश्रय का अधिकार। आश्रय का मतलब होता है कि जैसे आप लोग कहीं रुकते हो, जैसे धर्मशाला होते हैं या स्टेशन होते हैं, बस स्टैंड होते हैं, इनमें जो आप लोग रुकते हो, इनमें आपको पता है अगर आप टिकट लेकर अगर आप रुक रहे हो तो कोई आपको हटा नहीं सकता है, क्योंकि मुझे रुकने का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है। ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि निःशुल्क कानूनी सहायता, इसके लिए भी आपको पता है निःशुल्क कानूनी सहायता, इसके लिए एक फॉर्म होता है, लेकिन आप कानूनी सहायता लेने से निःशुल्क मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको त्वरित कार्रवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी होने के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, विरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्ध वाले न्यायालय में अपील करने का अधिकार, पारिवारिक पेंशन का अधिकार। ठीक है,
वार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार, शयन का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, अवसर का अधिकार, ये सारे अधिकार जो होते हैं, इतनी सारी जो हमें अनुच्छेद 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता में शामिल है। अब इसमें क्या होता है कि एक 86वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा संविधान संशोधन होता है? 86वां संविधान संशोधन होता है अनुच्छेद 21 में। यानी अगर हम बात करें अनुच्छेद 21 का पाठ, अनुच्छेद 21 का पाठ ऐसे डालिए। इसको अगर हम बात करें ये जोड़ा गया कब, तो याद रखना ये 86वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया ये भी सुनो। देखिए, चूंकि प्राण एवं देह स्वतंत्रता, और आपको पता है कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो फिर आपकी वो प्राण एवं देह स्वतंत्रता किस काम की? क्योंकि एजुकेशन तो जीवन का अंग है, एजुकेशन पार्ट ऑफ लाइफ है। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी समय देश में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा और इसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य निशुल्क शिक्षा, निशुल्क शिक्षा याद रखना। तो अगर बात किया जाए तो आप समझिए हमारी सरकार एजुकेशन वाले अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तो पहले ही से है, लेकिन अब फिर भी आप लोग नहीं पढ़ा रहे हो तो सुनो, ये आपकी गलती। देखिए एससी समाज है या अगर हम कहें ओबीसी समाज है जिसमें लोग बच्चे नहीं पढ़ा रहे, तो सुनो ये आपका मौलिक अधिकार है। अब आप ये समझ, निःशुल्क के लिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो वहाँ तो शुल्क पड़ेगा। और आपको बता दें कि निःशुल्क अगर पढ़ाओगे और प्राइमरी स्कूल में, तो बेटा एक बात याद रखना, प्राइमरी स्कूल में जो सरकारी मास्टर आते हैं बहुत ही काबिल मास्टर होते हैं, योग्य शिक्षक आते हैं, लेकिन आप उनकी योग्यता का निचोड़ नहीं ले पाते हो। क्यों नहीं ले पाते हो? क्योंकि आप लोग इस बात के लिए क्लास में लड़ने जाते हो कि हमारे बच्चे को क्या दलिया नहीं मिली, स्कॉलरशिप नहीं मिला, ये नहीं मिला। आप कभी इस बात के लिए लड़ने नहीं कि हमारे बच्चे को होमवर्क नहीं मिला, हमारा बच्चा 4 घंटे 6 घंटे पढ़ नहीं रहा है। इस बात के लिए टीचर को दोषी ठहराइए। आपने बच्चे को क्या पढ़ाया, इसका रिजल्ट कैसा है, ये अपने क्लास 5th में आ रहा है, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा है। इस टाइप से अगर आप टीचर पे दबाव बनाएंगे तो ये लोग अपने बहुत काबिल लोग होते हैं। आपको पता है टेट सुपर टेट कितनी समस्याओं के बाद ये सरकारी शिक्षक बनते हैं आके। आप इनकी योग्यता में ऐसे नहीं आंक सकते हो। तो इनकी योग्यता को आप देखिए और उस योग्यता समझिए 40-50 हज़ार रुपये सैलरी देती है। और वहीं एक प्राइवेट विद्यालय में जो 3,000 रुपये शिक्षक पढ़ा रहा है, 4,000 रुपये में शिक्षक पढ़ा रहा है, उससे आप 500 600 1000 2-2 हज़ार रुपये महीने फीस दे के बच्चे से पढ़वा रहे हो। लेकिन वहीं प्राइमरी स्कूल में जो काबिल शिक्षक आ रहे हैं उनकी आप फायदा नहीं उठा पा रहे। क्यों? क्योंकि हम लोगों में कमी है। ये हमारा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, इस बात को आप पहचानिए। और जिस दिन इस बात को पहचानोगे उसी दिन आप बाबा साहब समझेंगे, उनकी आत्मा संतुष्टि पा जाएगी कि नहीं हमारे देश के हमारे लोग जो हैं अब सुधरने लगे हैं। लेकिन आप लोग स्कॉलरशिप के पीछे लड़ोगे, दलिया के पीछे लड़ोगे तो फिर थोड़ी काम चलेगा। और बच्चों सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बच्चे को डेली स्कूल भेजना, सबसे बड़ी बात होती है कि डेली स्कूल भेजना, डेली विद्यालय भेजना, जहां भी पढ़ने जाता है डेली भेजना। अगर महीने में अगर एक भी एब्सेंटी हो रही है ना, तो उस एब्सेंटी का मतलब जो है वो आप पूरी जीवन नहीं समझ पाओगे कि उसका मतलब, उसका अर्थ क्या था। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 21 प्राण एवं देह स्वतंत्रता, तो आपको हमने बता दिया कि कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही हमें अपने प्राण एवं देह स्वतंत्रता से मुक्ति दी जा सकती है। इसी में कहा था यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। ये 2017 मार्च 2017 में जोड़ा गया, मार्च 2018 में नहीं 17 में जोड़ा गया था। और इसका मतलब था कि अगर कोई व्यक्ति इस सिचुएशन से गुजर रहा है, नहीं उसकी बीमार है, नहीं तबीयत खराब है और उस सिचुएशन पे जा रहा है कि अब वो जिंदा, उसका मतलब जिंदा रहना मरने से ज़्यादा बेहतर है, तो उस वहाँ पर होता है इच्छा मृत्यु का ऑप्शन होता है सरकार ने। क्योंकि कोई ज़्यादा अगर कर रहा है तो गरिमा में जीवन नहीं जी रहा है तो वहाँ पर इच्छा मृत्यु किया, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। वहाँ पर डॉक्टर को लिखा रहता है कि डॉक्टर लिखेगा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर डीएम बहुत सारी लिखा पढ़ी होने के बाद फिर डॉक्टर जहर का इंजेक्शन देके। खैर मौत से तो आपको पता कितनी भी गई बीती स्थिति हो, मौत से कोई नहीं चाहता है कि हमें मौत आ जाए। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 21 और शिक्षा का अधिकार। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22।
देखिए, अनुच्छेद 22 का मतलब हो गया कि गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 का मतलब हो गया गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या मेरी बात आवाज आ रही है आपको? कि जी सर बिल्कुल आ रही है। गिरफ्तारी से संरक्षण, सुनिए इसके बारे में आप लोग सुनिएगा। गिरफ्तारी किसी भी व्यक्ति की होती है दो प्रकार से, एक होती है निवारक निरोध अधिनियम और एक होती है दंड विषयक। दंड विषयक का मतलब हो गया, जैसे अगर हमने कोई क्राइम कर दिया है, मैंने किसी की हत्या कर दी है, मैंने चोरी कर दी है, मैंने पेपर लीक करा दिया है, मैंने ये काम कर दिया है, इस कंडीशन पे जो गिरफ्तारी होगी वो होगी दंड विषयक। यानी अपराध के बाद जो गिरफ्तारी होती है उसे कहते हैं दंड विषयक। और अब हम अपराध करने से पहले ही कोई अपराध क्राइम कर दें, सॉरी अपराध करने से पहले ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिल जाए कि जैसे मान लीजिए कि चुनाव आने वाला है। अब इस चुनाव में क्या होता है कि मान लीजिए फलाना व्यक्ति जो है ये हर समय चुनाव में दंगे कर देता है, और वो कहते हैं ना वो 8 नंबर दर्ज कुछ होता है थाने में, इसमें ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति होते हैं कि मतलब ये व्यक्ति जैसे अगर मुख्यमंत्री जी आएंगे तो ये व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री की रैली में जाके और ये जो है अभद्रता कर देगा। यानी कुल मिलाकर ऐसा काम, ऐसा व्यक्ति जो जिसके ऊपर पुलिस को भरोसा हो जाए कि ये वो काम होने से पहले ही क्राइम करेगा और क्राइम होने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसे कहते हैं शक के आधार पर गिरफ्तारी कर सकते हैं, तो वो जो है कहलाती है दंड विषयक, नहीं सॉरी निवारक निरोध अधिनियम होता है। अच्छा, दंड विषयक में क्या होता है, इसमें आपके पास अथॉरिटी होती है कि आपको कोई व्यक्ति गिरफ्तार करने आया है। अब उस गिरफ्तारी में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमें गिरफ्तार किया तो पहले हम उससे पूछ सकते हैं, देखो अपराध भी अलग हो लो कि आपके ऊपर कौन सा मुकदमा, एक संज्ञेय होता है का असंज्ञेय होता है। तो कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने है तो आपका अधिकार है कि आप लोग मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, आप हो कौन, पहले आप अपनी पहचान बताइए, आप हमें गिरफ्तार कर रहे हो तो इसका रीजन क्या है। तो पुलिस वालों के पास ये अगर आप पूछोगे तो उन्हें बताना पड़ेगा कि आपको इस केस में इस आरोप में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है ना। और इसके अलावा जैसे ही आपको गिरफ्तार करेंगे तो जिस टाइम पे आपको गिरफ्तार करेंगे यानी थाने में ले जाएंगे और उसके 24 घंटे के अंदर आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करना होगा और फिर वहां पर आपको क्या होगा, फिर आपकी जमानत का खेल चलता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर इधर से निवारक निरोध अधिनियम में होगा तो आपकी फिर जमानत अमान, नो वकील, नो अपील, नो दलील, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे सीधा आपको ले जाया जाएगा। आपको ये दंड विषयक जो निवारक निरोध अधिनियम है इसमें आपको घर में भी गिरफ्तार किया जा सकता है ना, आपको अपने घर में कैद कर लिया जाए, ठीक है, कई कई महीनों तक। जैसे आपने देखा होगा जब धारा 370 हटी थी तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे नेताओं को उनके ही होटल पे गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, उनके घर में चारों तरफ पुलिस बैठा दी, जेल में भी डाल देते हैं। तो और इसमें क्या होता है 3 महीने 6 महीने, आपको मिनिमम 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा, हालांकि इससे पहले भी छोड़ा जा सकता है। और गिरफ्तार करने के बाद क्या होगा कि फिर गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट होती है वो लगा देगी नहीं ये व्यक्ति और खतरनाक है, इसको और अभी गिरफ्तारी रखा है, तो उसे और रखा जाएगा। उस पर कोई मुकदमा नहीं चलता है, बस जेल में रहता है। अब वो लगातार 18 महीने तक रह सकता है, ठीक है। तो आपको पता जम्मू कश्मीर नेता इतने समय तक जेल में बंद रहे थे। अब इधर अगर इसमें बात करें तो इसमें आपको पता है पुलिस वाले गिरफ्तार करेंगे, फिर आपको इसमें क्या होगा कि इसमें 2-3 प्रकार होते हैं, इसको हम कल डिटेल में बताएंगे क्योंकि टाइम हो रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें कि गिरफ्तारी होगी, फिर इसमें आपको 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। फिर आप मनचाहा वकील आप कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए, वो वकील खड़ा होगा, फिर मुकदमे मतलब एक दूसरे उस साइड से भी वकील होगा, आपका वकील होगा, बहस होगी, फिर फैसला आएगा, लंबे समय तक एक प्रोसेस चलती रहती है। ये होती है दंड विषयक में, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 22 रहा, इसको कल हम समाप्त करके और फिर आपको इसमें अगर आपका शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसको समाप्त करके फिर धार्मिक स्वतंत्रता की तरफ चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद आपके जितने भी साथी, अपने घर परिवार, जितने भी यार हैं, सबको दिखाएंगे और सबको इस बात को प्रेरित करेंगे कि ये पढ़ाया ही नहीं बल्कि समझाया भी जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी पता चलेंगी कि जिनसे आप पुलिस वालों से या किसी प्रकार से कानून से तो डरोगे लेकिन अवैध कानून से आप नहीं डरने वाले होगे और आप लोग स्वतंत्र रह के जिएंगे। इसके लिए मुझे बहुत उम्मीद है आप लोग पढ़ेंगे। यहीं पे थैंक यू।